नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है एग्जाम टॉप के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, कल हमने एक वीडियो डाला था जिसमें हमने टेस्ट नंबर 1 की एक क्लास कंप्लीट कर दी थी। उसमें हमने 40 प्रश्नों को कवर किया था। जैसे कि आप सभी को पता है, आर में 140 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसके जो 100 प्रश्न बचे हुए हैं उनको आज इस सेकंड वीडियो में कवर करेंगे। तो जो साथी पहली बार चैनल से जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और एक प्लेलिस्ट बना दी गई है आर 2023 के नाम से। आप उस पूरी प्लेलिस्ट को अच्छे से फॉलो करें। वहाँ पर आपको हिंदी की क्लासें भी देखने को मिलेंगी, जीएस की क्लासें भी देखने को मिलेंगी, और जो भी आगे भविष्य में क्लास होंगी वो सारी आपको उसी प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगे। जितनी भी क्लासें हमारी होती हैं उनका PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। तो आप जाइए टेलीग्राम पर और ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। एक हमारा पेड ग्रुप भी चलता है आर को लेकर। तो जो लोग हमारे साथ जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं आर के लिए, मात्र आपको 499 रुपये में। देखिए, मैं प्राइस इसीलिए बार बार बताता हूँ सबसे पहले, क्योंकि प्राइस हमने बहुत कम रखा है। इसमें आपको संपूर्ण PDF नोट्स दिया जाएगा, डेली टेस्ट दिया जाएगा टारगेट के अकॉर्डिंग, ठीक है। डेली जो टारगेट दिया जाता है, इफ़ डेली टारगेट के अकॉर्डिंग हमारा लाइव टेस्ट होता है, ठीक है। और इफ़ लाइव टेस्ट में प्रश्नों की संख्या 50 होती है, ठीक है, जो डेली टारगेट दिया जाता है उसके अकॉर्डिंग। तो संपूर्ण तैयारी आप हमारे साथ मिलकर कर सकते हैं 499 रुपये में, ठीक है। एक नंबर है, इस नंबर पर आप संपर्क कर लीजिए जिनको ज्वाइन होना है। 90 58 96 11 28। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, संपूर्ण जानकारी आपको बता दी जाएगी। चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आप सभी के बीच। देखिए, 40 प्रश्न हमने कल कंप्लीट कर लिए थे। आज हमारा 41वां प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि शिवाजी के अष्टप्रधान का कौन सा सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था। तो एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि अष्टप्रधान के जो पद थे वो किससे संबंधित थे, तो ये शिवाजी से संबंधित थे। इसमें एक विदेशी जो मामले देखता था उस पद को किस नाम से पुकारा गया है। तो जैसे आज हम विदेश मंत्रालय कहते हैं, विदेश मंत्री कहते हैं, उसी समय विदेश के जो मामले देखता था उस व्यक्ति को उस समय सुमंत कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। याद रखेंगे, सुमंत का कार्य क्या था, विदेश के मामलों को देखना। अगला प्रश्न आपके सामने है, 42वां प्रश्न है कि कौन सा सुल्तान भारत में नहरों का जाल निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध था। यानी भारत में जो नहरों का जो निर्माण किया था बड़ी मात्रा में, वो किस सुल्तान ने किया था। तो दोस्तों याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक। जी हाँ दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक ने बड़ी संख्या में नहरों का निर्माण करवाया, कई सारी नहरों का पुनर्निर्माण करवाया, ठीक है। जिसमें आप याद रखेंगे, जैसे यमुना से हिसार तक की एक नहर थी, ठीक है, उसका निर्माण करा। फतलस से घग्गर नदी की जो नदी है उसके बीच में एक नहर का निर्माण करवाया था। घग्गर से फिरोजाबाद तक एक नहर का निर्माण करवाया था। इसने कई सारी नहरों का निर्माण करवाया था, इसीलिए इसको नहरों का जनक या पे नहरों का निर्माण करने वाला व्यक्ति भी कहा जाता है। अगला प्रश्न आप यहाँ देखेंगे, निम्न पर विचार करेंगे। ऊपर उसके व्यक्ति दिए गए और नीचे उनका समय दिया गया। आपको इनके काल के आधार पर इनको व्यवस्थित करना है कि सबसे पहले कौन सा व्यक्ति काल पे आया था, ठीक है, क्या क्या बना था। तो एक एक करके आप इसको टिक करेंगे, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे तुगलकाबाद की। तो तुगलकाबाद दोस्त आपका गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली में कराया था। और इसकी अगर स्थापना की डेट की बात की जाए तो ये आपका 1321 के आसपास, ठीक है। कब? 1321 से, और लगभग ये आपका 25 तक चला था। तो तुगलकाबाद की जो स्थापना हुई थी 1321 से 25 के बीच गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा दिल्ली में की गई थी। वहीं हम बात करें लोधी गार्डन की, तो लोधी गार्डन की डेट आपकी दोस्तों 1500, क्योंकि लोधी वंश आपको पता है 1500 में आया था, ठीक है, लोधी वंश, और 1526 तक रहता है। तो 1517 में आपकी एक लोधी था जिसका नाम था, लोधी गार्डन की स्थापना की थी अलाउद्दीन अहमद शाह द्वारा, ठीक है, अलाउद्दीन आलम शाह के द्वारा 1517 में। वही हम बात करें फतेहपुर सीकरी की, ठीक है, फतेहपुर सीकरी की। तो फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सम्राट अकबर के द्वारा, और स्थापना की गई थी 1969 में, लगभग 1969 के आसपास इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि कौन सा क्रम से आएगा, तो हम इनको क्रम से लगा सकते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की स्थापना की थी, तो ये 1192 के आसपास की थी, 1192, यानी 1192 के आसपास कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था, ठीक है। अब इसको हम क्रम से लगाएंगे, तो आप देखेंगे, क्रम से लगाइए। सबसे पहले आपका आएगा, क्या आएगा, सबसे पहले आप देखेंगे तो इसमें आएगा 1192, यानी ऑप्शन तीसरा आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर तीसरा बी में दिया है, इसको आप क्रम से लगाइए, ठीक है। तो 3 1 2 4, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे दोस्तों, निम्न युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ पर सुमेलित नहीं है आपको बताना है। जैसे एक व्यक्ति था, उसके दरबार में कौन कौन, जैसे जहांगीर की बात करेंगे तो जहांगीर के दरबार में कौन आया, विलियम हॉकिंस आया था। शाहजहाँ के दरबार में ट्रेवनियर्स आया था। औरंगजेब के में मंचूरी आया था। अकबर के में टॉमस मुनरो। ये आपका गलत हो जाएगा, बी वाला, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका गलत हो जाएगा, ठीक है। टॉमस मुनरो 1615 में, आप इसकी डेट भी आप याद रखेंगे,
15 में भारत आया था और ये जहांगीर के दरबार में आया था। ठीक है, जहांगीर के दरबार, यहाँ पर अकबर दिया तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है। याद रखें दोस्तों, विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हम्पी कर्नाटक में। ठीक है, हम्पी कर्नाटक में, और ये तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी तट पर है। ये भी आपसे पूछ सकता है कि जो विरूपाक्ष मंदिर है ये किस नदी के किस तट पर है, तो तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। अगला प्रश्न आप देखेंगे, देखिए यहाँ पर ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि धर्मत का युद्ध निम्न में से किस किसके मध्य हुआ था। तो दोस्त याद रखेंगे, धर्मत का युद्ध शाहजहां के उत्तराधिकार के लिए हुआ था और ये औरंगजेब एवं दारा सिकों के मध्य हुआ था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, औरंगजेब और दारा सिकों के मध्य सन जब आपसे पूछ लेता है तो आप सन किसकी याद रखेंगे, 1658 में ये हुआ था। ठीक है, औरंगजेब और दारा सिकों के बीच। ये सारे के सारे पुत्र औरंगजेब दारा सिकों ये दोनों ही पुत्र किसके थे, शाहजहां के थे, और ये उत्तराधिकार को लेकर आपस में लड़े थे। ठीक है, और इस लड़ाई में दारा सिकों पराजित हुआ था औरंगजेब के द्वारा। अगला प्रश्न आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस एक ने महत्वपूर्ण कृतियाँ रामचंद्र का एवं रसिक प्रिया की रचना की। ये जो कृतियाँ दी गई हैं रसिक प्रिया और रामचंद्र का, इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी। तो ये दोस्तों की गई थी केशव के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये दोनों के दोनों आपके केशव दास के द्वारा रचना की गई है। अगला प्रश्न है कि मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई थी। अच्छा प्रश्न है दोस्तों, कई बार एग्जाम में ऐसा प्रश्न पूछा गया है। तो याद रखेंगे 712 में आपने पढ़ा होगा कि भारत पर पहला जो मुस्लिम आक्रमण हुआ था वो 712 में अरब आक्रमणकारी थे, जिसका नेतृत्व मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इन सभी बारों की जो जानकारी है वो आपको चचनामा में देखने को मिल जाती हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डा बनाया था। तो वो कौन लोग थे जिन्होंने, जो हुगली पश्चिम बंगाल में है, ठीक है, उसमें समुद्री लूटपाट के लिए किस व्यक्ति ने अपना अड्डा बनाया था। दोस्तों याद रखेंगे, पुर्तगालियों ने। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पर आपसे पूछा कि इनमें से कौन सही सुमेलित है, तो सही वाला आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके समझते हैं। बक्सर का युद्ध मीर जाफ़र के विरुद्ध क्लाइव, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, बक्सर का युद्ध दोस्तों कब हुआ था, तो आप इसकी डेट याद रखेंगे। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। ठीक है, कब, 1764 में। और किस किस के बीच हुआ, तो अंग्रेज़ों की तरफ से तो हेक्टर मनूर था, और उधर दूसरी तरफ मीर कासिम और सिराजुद्दौला और शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना थी। ठीक है, दूसरा प्रश्न आपका, तो आपसे पूछा कौन सा सही है, तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा वांडीवास का युद्ध। तो दोस्तों हम यहाँ समझेंगे वांडीवास का युद्ध किस वर्ष हुआ था। तो दोस्तों वांडीवास का युद्ध हुआ था आपका 22 जनवरी 22 जनवरी। ठीक है, 22 जनवरी, और ये आपका हुआ था 1760 में। तो ये डेट आप याद रखेंगे, वांडीवास के युद्ध की 22 जनवरी 1760 में। और किस किस के बीच हुआ, तो ईस्ट इंडिया कंपनी एवं फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यही केवल एक सही सुमेलित है, ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था। बाकी सब देखो, जलियांवाला बाग हत्याकांड डलहौजी, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्यों गलत हो जाएगा, जलियांवाला हत्याकांड किस समय डलहौजी। ठीक है, क्योंकि देखिए जो जलियांवाला हत्याकांड हुआ था उस समय कौन था, तो कमेंट करके आप सभी लोग बताएंगे 1919 में कौन था उस समय, डलहौजी था कि और कोई था, फटाफट कमेंट करके बताइए। ठीक है, डलहौजी वाला। अगला प्रश्न आप देखेंगे, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसराय पर विचार कीजिए। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड चैम्सफोर्ड, लॉर्ड हॉर्डिंग, लॉर्ड इरविन। तो बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, फटाफट सभी मित्र इस प्रश्न का सही आंसर बताएंगे। इनका आपको क्या लगाना है, इनकी पदावधि के अनुसार कालक्रम में बताना है। ठीक है, पद के आधार पर। तो यहाँ पर एक एक करके इन सबको कवर करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे लॉर्ड कर्जन की। तो लॉर्ड कर्जन का जो समय रहता है वो 1899 से प्रारंभ होता है। ठीक है, और कब तक जाता है, तो 1905 तक जाता है, बंगाल विभाजन तक। ठीक है, 1905 तक जाता है। वहीं बात करें हम लॉर्ड चैम्सफोर्ड की, तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड का जो कार्यकाल है 1916 से प्रारंभ होता है, और इनका कार्यकाल 1921 तक जाता है। कब तक जाता है, 1921 तक। लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय की बात की जाएगी तो ये इनका कार्यकाल 1910 से प्रारंभ होता है। ठीक है, और इनका जो कार्यकाल है वो 1916 तक जाता है। कब तक, 1916 तक। लॉर्ड इरविन की बात की जाएगी तो इनका कार्यकाल 1926 से प्रारंभ होता है, और इनका कार्यकाल 1931 तक जाता है। तो अब इन चारों के कार्यकाल आपको पता चल गया, आप लगा सकते हैं कि सबसे पहले कौन आया था, तो लॉर्ड कर्जन आया था। ठीक है, अब लॉर्ड कर्जन आया तो नंबर 1 होना चाहिए। फिर नंबर 2 पर कौन आया होगा,
1905 के बाद आता है 1910, तो ये आया था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, 1 के बाद 3 आना चाहिए, तो 1 आ गया, 3 आ गया, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इस तरीके से इनकी अगर आपको डेट याद है, किस वायसराय का कार्यकाल क्या है या किस गवर्नर जनरल का कार्यकाल क्या है, तो ईजिली तरीके से आप ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था। तो दोस्तों याद रखेंगे, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है, आइए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित था। तो दोस्तों याद रखेंगे, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित था। तो दोस्तों संवैधानिक सुधार से संबंधित था, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न है कि भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान शैक्षणिक संस्थानों के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपके सामने एक तरफ संस्थान है, दूसरी तरफ संस्थापक दिए गए। ठीक है, तो आप बताएंगे जैसे बनारस का जो संस्कृत कॉलेज है वो किसके समय बना था, तो आप बता सकते हो। इसका यहाँ पर पूछा है कि ये सही है कि नहीं है। ठीक है, तो बनारस का जो संस्कृत कॉलेज इसकी स्थापना 1791 में हुई और जोनाथन डंकन ने इसकी स्थापना में अहम योगदान दिया था। ठीक है, तो इसका ये हो जाएगा। कलकत्ता मद्रास की अगर बात की जाए, कलकत्ता मदरसा की, ठीक है, तो ये जो कलकत्ता मदरसा है इसके समय वॉरेन हेस्टिंग थे, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। लॉर्ड विलियम कॉलेज की बात की जाएगी। ठीक है, ये भी अच्छा प्रश्न है कि लॉर्ड विलियम कॉलेज, ठीक है, तो इसकी स्थापना के समय लॉर्ड वेवेज इसके वो थे, ऑर्थर विवेज बातें की। ठीक है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है प्रश्न आपसे। दोस्तों इसमें पूछा है कि कौन सा युग्म सही है तीनों में से। ठीक है, पहला सही है, तो पहला तो दोस्तों गलत हो जाएगा क्योंकि विलियम जोन्स नहीं होंगे, यहाँ पर कौन होंगे, जोनाथन डंकन होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पर पूछा फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना, तो यहाँ पर लॉर्ड वेवेजली थे, यहाँ पर दिया ऑर्थर वेवेजली, तो दोस्तों ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, कलकत्ता मदरसा की बात की जाए तो ये आपका सही हो जाएगा क्योंकि किसने की थी, वॉरेन हेस्टिंग ने, तो ऑप्शन नंबर सेकंड वाला केवल सही होगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है। तो दोस्तों याद रखेंगे, मुखौटा नृत्य का जो संबंध है वो कथकली शैली से है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी क्रम में अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, बताएंगे कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों याद रखेंगे, आप देखिए हरिप्रसाद चौरसिया क्या बजाते थे, बांसुरी वादक थे, तो ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बात करेंगे यहाँ पर जाकिर हुसैन की। ठीक है, यहाँ पर देखिए अच्छा प्रश्न है कि जो हरिप्रसाद चौरसिया जी हैं वो क्या बजाते थे, बांसुरी वादक थे, तो ये तो आपका सही हो गया। ठीक है, अब जो 3 बचे, जैसे एक आप इसमें एक नाम आता है बिस्मिल्लाह खां, तो बिस्मिल्लाह खां आपके शहनाई वादक थे। ठीक है, क्या बजाते थे, शहनाई वादक, तबला नहीं। दूसरे आपके सी में अल्लाह रक्का खां। ठीक है, अल्लाह रक्का खां क्या तबला बजाते थे, देखिए यहाँ पर ये तबला बजाते थे, तो इनका तबला से संबंध होना चाहिए। ठीक है, और बिस्मिल्लाह खां का शहनाई वादक से था संबंध। यहाँ पर बात करेंगे जाकिर हुसैन का, तो दोस्तों जो जाकिर हुसैन जी थे ये बजाते थे आपके क्या बजाते थे, जाकिर हुसैन वो अल्लाह रक्का का दोनों ही तबला बजाते थे, तो जाकिर हुसैन भी आपके तबला बजाते थे। ठीक है, ये भी तबला बजाते थे, ये भी तबला बजाते थे दोनों। और ये जो हरिप्रसाद चौरसिया ये बांसुरी बजाते थे और बिस्मिल्लाह खां थे ये शहनाई वादक थे। तो इस प्रकार सही पूछा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अच्छा प्रश्न, आप एक बार पुनः देख सकते हैं। ये बांसुरी वादक हैं, ये दोनों आपके तबला वादक हैं और ये आपके शहनाई वादक हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ओणम किस प्रदेश का त्यौहार है। तो सबको ये प्रश्न आना चाहिए दोस्तों, बहुत ज़्यादा ये प्रश्न पूछा जाता है। ओणम केरल का त्यौहार है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ओणम केरल का महत्वपूर्ण त्यौहार है, ये फसल कटाई के दौरान ये मनाया जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। एक प्रश्न पूछा जाता है बिहू। ठीक है, तो बिहू कहाँ का है, तो कमेंट करके बताएंगे बिहू फसल कटाई के दौरान किस राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, सभी साथी बताएंगे कि एक त्यौहार है बिहू और ये भी फसल कटाई के दौरान किस राज्य में मनाया जाता है, तो कमेंट करके बताएंगे। अगला प्रश्न है एक जनजाति जो सरहुल त्यौहार मनाती है वह कौन सी है। तो सरहुल त्यौहार मनाने वाली जनजाति कौन सी है, दोस्तों याद रखेंगे जनजाति का नाम है मुंडा जनजाति, ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ दोस्तों, मुंडा जनजाति सरहुल त्यौहार मनाती है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और मुंडा जनजाति आपकी झारखंड के आसपास देखने को मिलती है, छोटा नागपुर पठार में। अगला क्वेश्चन है गांधी जी की विचारधारा किन किन लोगों से प्रभावित थी। तो दोस्तों याद रखेंगे गांधी जी की जो विचारधारा थी वो थ्योरे से भी प्रभावित थी, रस्किन से भी थी और टॉय स्टॉल से भी थी, तो तीनों ही थी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लिंग को एक साथ कब मिलाया गया था। तो दोस्तों याद रखेंगे 1918 में तिलक ने स्थापना की थी 16 में और एनी बेसेंट ने भी स्थापना की थी लगभग 16 में, तो दोनों को 1918 में मिला दिया गया था, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य किस आंदोलन से संबंधित था।
तो दोस्तों याद रखेंगे 1 वर्ष के अंदर की बात हो रही है यहाँ पर, वो था आपका असहयोग आंदोलन। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब एक प्रश्न बनता है कि असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, तो ये आपका प्रारंभ होता है 1 अगस्त 1920 को। ठीक है, याद रखेंगे असहयोग आंदोलन की डेट आपको याद रखनी है, 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ होता है तथा चोरा चोरी घटना होने के बाद फरवरी, याद रखेंगे कौन से माह में, फरवरी 1920 में इसको क्या कर दिया जाता है, स्थगित कर दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है। यहाँ पर देखिए नहीं शब्द आया है, 4 ऑप्शन आपके सामने बताएंगे कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक, ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, बताइए। देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है, तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1985 सही है, बंगाल विभाजन 1905 ये भी सही है, माले मिंटो सुधार 1900 ये भी सही है, असहयोग आंदोलन अभी हमने ऊपर देखा था 1930 नहीं होगा 1920 होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये गलत है। अगला है कि इनमें से कौन स्वराज पार्टी के गठन के जिम्मेदार था, बताइए स्वराज पार्टी के गठन के लिए जिम्मेदार था। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए कौन कौन से वो व्यक्ति हैं जो जिम्मेदार हैं कि इन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। अच्छा प्रश्न दोस्तों, ऐसे एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल जाते हैं, तो याद रखेंगे इसमें कौन कौन से व्यक्ति थे। एक थे आपके चित्तरंजन दास और दूसरे थे आपके मोतीलाल नेहरू। कौन कौन थे, एक थे आपके चित्तरंजन दास और दूसरे थे आपके मोतीलाल नेहरू। और गठन कब हुआ, तो गठन की जब आपसे डेट पूछी जाती है तो मार्च 1923 में इसका गठन हुआ, किसका, स्वराज पार्टी का। किसने किया, चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2, 3 यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए मित्रों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 64 कि किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था। यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने, कौन सा ऐसा व्यक्ति था, नाम याद रखेंगे लॉर्ड इरविन। जी हाँ दोस्तों, लॉर्ड इरविन ने ही सुझाव दिया था कि भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा जाए। साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था, जिसके विरुद्ध में भारतीय लोगों ने बहुत बड़ी मात्रा में प्रदर्शन किया था। अगला प्रश्न आपके सामने देखिए, प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन वर्ष 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के गठन से संबंधित था। आपके सामने ऑप्शन आपके सामने हैं, बताएंगे इनमें से कौन कौन से वो व्यक्ति थे जो इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के गठन से संबंधित हैं। और स्थापना कब होती है, तो 1928 यानी 1928 में। तो याद रखेंगे दोस्तों इसमें कौन कौन से व्यक्ति वो शामिल थे। ठीक है, एक तो देखिए आपके हो जाएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये उस समय शामिल थे। एक व्यक्ति थे आपके सुभाष चंद्र बोस, ये दोनों ही व्यक्ति इसमें शामिल थे। तो याद रखेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाष चंद्र बोस, इन दोनों ने ही मिलकर इस लीग की शुरुआत की। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन महात्मा गांधी की दांडी यात्रा के विषय में असत्य है यानी गलत है। ठीक है, तो आप बताएंगे। पहला कथन है कि यह पूर्णतः एक पैदल यात्रा थी, तो ये आपको बताने क्या ये एक, देखिए गलत वाला बताना है। तो ये एक तब पूर्णतः पैदल यात्रा थी, तो ये तो आपका सही हो जाएगा, पूरी तरीके से पैदल यात्रा की थी। ठीक है, 24 दिनों तक ये लगभग चले थे। तो आइए बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन की तरफ। क्या है दूसरा ऑप्शन, दूसरा कथन है कि साबरमती आश्रम से आरंभ होकर इसका समापन दांडी में किया गया, तो ये भी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ठीक है, साबरमती आश्रम से प्रारंभ हुई थी यात्रा और दांडी तक यात्रा चली थी, पूरी तरीके से कैसी थी, पैदल यात्रा थी। अगला है कि इसकी शुरुआत 18 मार्च 1930 को की गई थी, तो यही दोस्तों आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि गलत आपसे पूछा था, इसकी जो शुरुआत थी वो 12 मार्च 1930 को की गई थी, ना कि 18 मार्च को। ठीक है, तो 12 मार्च 1930 को की गई थी। समूची यात्रा 24 दिनों में पूरी हुई, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। तो आपसे गलत वाला कथन पूछा था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको काल के आधार पर व्यवस्थित कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन पूछा गया है, तो दोस्तों याद रखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो कराची अधिवेशन होता है वो 26 मार्च को प्रारंभ होता है और 29 मार्च तक 1931 में चलता है। तो ये 1931 है। ठीक है, 26 मार्च आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं, 26 मार्च। ठीक है, 26 मार्च 1931। सुखदेव राजगुरु को जो फांसी दी गई थी सुखदेव को, वो आपसे डेट पूछी जा सकती थी 23 मार्च। ठीक है, क्या थी दोस्तों, तो ये आपके इतिहास की एक डेट है जिसका नाम है 23 मार्च 1931। ठीक है, बात करेंगे गांधी इरविन समझौते की, तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। ठीक है, 5 मार्च और 1931 को हुआ था। ठीक है, उसके बाद एक आपका था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, इसकी जो डेट है वो आपकी 7 सितंबर और ये भी आपकी 1931, यानी घटनाएं सारी 31 में ही हुई है, केवल आपको डेट याद रखनी है। तो अब इसको आप कालक्रम में लगाएंगे तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, पहले 3 आएगा,
फिर उसके बाद 2, फिर 1, फिर 4। इनको काल क्रम से आप इस तरीके से लगा सकते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ ऐसी जो घटनाएं होती हैं उनको आप कॉपी पेन लेकर नोट कर लिया करो। ऐसे ही घटनाएं आपके सेम टू सेम एग्जाम में देखने को मिल जाती हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। महात्मा गांधी ने अपना पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था? तो दोस्तों याद रखेंगे, महात्मा गांधी ने अपना पहला आमरण अनशन 20 सितंबर, कौन सी डेट थी वो? डेट इंपॉर्टेंट है, 20 सितंबर, ठीक है, 20 सितंबर। और 1900 कब? तो याद रखेंगे 1932, 20 सितंबर 1932। जी हाँ दोस्तों, महात्मा गांधी ने अपना पहला आमरण 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में रखा था, ठीक है। और इसके प्रभाव से ब्रिटेन के जो उस समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे रैमजे मैकडोनाल्ड, उनको सांप्रदायिक निर्णय के रूप में उनको मनाया था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका बी हो जाएगा, ठीक है, कम्युनिस्ट अवार्ड के समय। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 68 का, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। भारत में स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी ने कांग्रेस की सदस्यता से त्यागपत्र दिया था। बताइए दोस्तों, किस वर्ष आकर कांग्रेस की सदस्यता से त्यागपत्र दिया था? तो वो डेट थी आपकी 1934, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों याद रखेंगे, अक्टूबर 1920 में की गई थी इसकी स्थापना। और स्थापना करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो NM जोशी थे। कौन थे? NM जोशी। इनका नाम भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो NM जोशी थे इस संगठन की स्थापना करने वाले, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की। अक्टूबर 1920 में इसकी स्थापना होती है। किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारी परिषद से इस्तीफा दे दिया था? अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में पूछा गया है ये प्रश्न। तो याद रखेंगे वो थे सर शंकर नायर। जी हाँ दोस्तों, सर शंकर नायर, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने तो शर्की और नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी, इन्होंने अपनी परिषद से इस्तीफा दे दिया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट था एग्जाम के हिसाब से। अगला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन को किसने प्रारंभ किया था? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए दोस्तों आपके सामने, खिलाफत आंदोलन को किसने प्रारंभ किया था? तो दोस्तों यहाँ पर 2 भाई थे, दोनों भाई के नाम आप बता सकते हैं कौन कौन से वो 2 भाई थे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है 72। तो आप याद रखें दोस्तों, एक थे आपके शौकत अली, ठीक है, दूसरे थे आपके अब्दुल कलाम आज़ाद और तीसरे थे आपके मोहम्मद अली। तो इन तीनों ही लोगों ने मिलकर क्या किया था? खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया था। खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने का उद्देश्य क्या था? ठीक है, समझेंगे खिलाफत आंदोलन करने का उद्देश्य क्या था। तो आप सभी को पता है कि जो टर्की में हो रहा था वही चीज़ हमारे भारत में हो रही थी, इसीलिए लोग खिलाफत से नाराज हुए। महात्मा गांधी ने इसमें सहयोग भी किया था खिलाफत आंदोलन में, ठीक है। और इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे इस पूरी कमेटी के, वो हकीम अजमल को बनाया गया था। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पर, वह व्यक्ति जिसने दिल्ली की जामा मस्जिद से अप्रैल 1919 में हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था, बताइए कौन सा व्यक्ति था? ठीक है, दिल्ली की जामा मस्जिद पर खड़े होकर हिंदू मुस्लिम की एकता के ऊपर उन्होंने भाषण दिया था। ऐसे एग्जाम में आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि वो कौन सा व्यक्ति था। तो बताइए फटाफट, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। यहाँ दोस्तों स्वामी श्रद्धानंद जी थे, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका परम सत्य आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असहयोग आंदोलन से संबंधित नहीं है? यहाँ पर नहीं शब्द आया है, 4 कथन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? पहला कथन है कि इस आंदोलन की अवधि 1920 से 1922 तक थी, तो ये तो आपका सही हो जाएगा। 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया, ये भी आपका सही हो जाएगा। जिन्ना ने इसका समर्थन नहीं किया, तो ये भी आपका सही हो जाएगा, जिन्ना ने इसका समर्थन नहीं किया था। CR दास ने राय बहादुर की उपाधि धारण की, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। क्या गलत हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका गलत हो जाएगा, ठीक है, ये आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। आइए अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिए 75 में कि कांग्रेस के जिस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ उसकी अध्यक्षता की गई थी। तो दोस्तों याद रखेंगे, कांग्रेस में पूर्ण स्वराज की जो प्राप्ति की गई थी वो कब की गई? तो याद रखेंगे दिसंबर 1929 में ये अधिवेशन हुआ था एक, ठीक है, दिसंबर 1929 में। और अधिवेशन ये कहाँ पर हुआ था? तो दोस्तों याद रखेंगे इस अधिवेशन का नाम था लाहौर अधिवेशन, ठीक है, क्या था? लाहौर अधिवेशन। और इसकी जो अध्यक्षता की गई थी वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा की गई थी, लाहौर अधिवेशन में नेहरू जी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दिसंबर 1929 में ये अधिवेशन होता है जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग को रखा गया था। तो आज की वीडियो में दोस्तों हमने कवर किए 35 प्रश्न। बचे हुए प्रश्नों के ऊपर मैं एक अगली वीडियो और बना दूंगा। और इस वीडियो के बाद देखिए ये जो पहला टेस्ट था इसमें हमने 3 भागों में इसको तोड़ के कर रहे हैं, ठीक है। आगे से जो टेस्ट आएंगे पूरे 140 प्रश्नों की एक ही वीडियो होगी, जिससे कि आपको देखने में समस्या नहीं होगी, ठीक है। उसके लिए थोड़ा समय लग रहा है दोस्तों, 1-2 दिन में मैं इन जो चीज़ें मेरी गड़बड़ हो गई हैं, जो सेट नहीं है माहौल वगैरह, उसको मैं 1-2 दिन में सेट करता हूँ। उसके ऊपर मैं आपके कंटिन्यू फिर हर दिन मैं कोशिश करूँगा कि एक वीडियो 140 प्रश्नों की कराई जाए, ठीक है। आप लोग बस चैनल को
सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट कीजिए। ठीक, आप लोगों के सपोर्ट के आधार पर ही हम इतना मेहनत करते हैं। चलिए आज की इस वीडियो को इतना रखते हैं। जो साथी पेड ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं वो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मैं बार बार इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि समय बहुत कम है। प्रैक्टिस अगर आपको करनी है तो आप हमारे इस पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको भरपूर प्रैक्टिस कराई जाएगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कराई जाएगी और आप सभी को पता है आप अध्ययन तो बुकों से कर सकते हैं, पर प्रैक्टिस के लिए आपको किसी ना किसी का सहारा लेना पड़ेगा। तो आप हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं, इस नंबर पर संपर्क करके टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर केवल आपको 499 रुपये में प्री एग्जाम तक, जब तक आरओ का प्री एग्जाम नहीं होता, डेली आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी 50 प्रश्नों की डेली टारगेट के माध्यम से। यहाँ पर बहुत सारे साथी आपके साथ जुड़ चुके हैं। अपनी रैंक वगैरह आप वहाँ पर देख सकते हो, कितना आपका स्कोर आ रहा है, कौन कौन से टॉपिक आपके अच्छे हैं, कौन सा विषय आपका अच्छा, सारी चीज़ें वहाँ पर आपकी शो होती रहती हैं। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को इतना रखते हैं। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।